मैं आज के चैप्टर में यह बताऊंगा कि हमारी इंडियन रुपी 60-70 रुपए के बराबर है और वहां का $1 दिल में छुरियां चलती हैं, दिल में चाकू लगते हैं दोस्तों, दर्द होता है कि मेरी इंडिया की करेंसी चीपर क्यों। ये सब बातें करेंगे। ए पॉइंट लिख लिया। टिल नाउ our chapters were limited to domestic boundaries of a given country. Till now our chapters were limited to domestic boundaries of a country. आज तक हमने जितने भी चैप्टर्स किए वो डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर रह के किए। बट आज आपको मैं यकीन दिलाता हूं, अगर आपने 5, 6, 7 लेक्चर्स ईमानदारी से मेरे अटेंड कर लिए और क्वेश्चन साथ कर दिए और कैलकुलेटर का प्रयोग किया और मेरी बातों को ध्यान से सुना तो मैं आपको इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजर बना दूंगा। इस बात का दावा है दोस्तों। सी पॉइंट लिखिए। नाउ यू हैव टू थिंक ग्लोबली। आपको ग्लोबली सोचना होगा, वर्क ग्लोबली। आपको ग्लोबली वर्क करना है दोस्तों। लिखिए सी पॉइंट। डी पॉइंट में देखिए क्या लिखा है। डी पॉइंट में देखिए क्या लिखा है। विदाउट प्रॉपर नॉलेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वी कैन नॉट थिंक ग्लोबली, वर्क ग्लोबली, अर्न ग्लोबली। हम नहीं कर सकते। अब गया जमाना, बीते रहे दिन, बीते भैया, अब तो बीते। क्योंकि आज आपकी नजर एक छोटी कंपनी में नहीं है। आज आपका मन करता है कि आप डेलॉयट में वर्क करें और डेलॉयट में सारे क्लाइंट्स फॉरेन है दोस्तों। आज आपका मन करता है कि आप ग्रैंड थॉर्नटन में काम करें। आपका मन करता है कि आप केपीएमजी में वर्क करें और इंडिया में रहकर आप बाहर के देशों में जाकर ऑडिट करें, क्योंकि आप उनसे प्रभावित हैं। दोस्तों केपीएमजी के सारे क्लाइंट्स फॉरेन हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको इन सभी चीजों में अगर वर्क करना है तो कंसेप्ट 2 लिखना पड़ेगा। लिखते हैं जी। एक बार कंसेप्ट 2 लिख दीजिए। मैं तो कहता हूं कंसेप्ट तो कवर्ड ही नहीं है, स्लाइड्स भी किसी ने नहीं बनाई। मैंने सारे यूट्यूब देख लिए, किसी ने मेहनत नहीं की। बंदा खड़ा आपके सामने जो सेवा में हाजिर है। कंसेप्ट नंबर 2, होम करेंसी और डोमेस्टिक करेंसी का मतलब लिखिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होम करेंसी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। लिखिए। घर, ये मेरा घर, ये तेरा घर, महिमा चौधरी का घर, महिमा चौधरी का घर। लिखिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए मैं आपको बताऊंगा कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की डॉलर की करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है। बैरक ओबामा काले रंग का है, उसकी बीवी काली है, उसकी बेटियां भी काली हैं, लेकिन वो कौन से घर में रहता है? सफेद घर में। और किन लोगों पे राज करता है? सफेद गोरे लोगों पे। तो ऐसा क्या है अमेरिका के अंदर जो इसने पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लिया? आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। पानी एक तरफ, दूध एक तरफ। आज होगा फॉरेन करेंसी। कंसेप्ट 3 लिखिए। फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी। कंसेप्ट 3, फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी। For any country, any currency other than home currency will be named as foreign currency. मैं इंडिया में रहता हूं तो रुपी को छोड़कर बाकी सारी करेंसीज फॉरेन करेंसीज हैं। तो फॉर इंडिया डॉलर, यूरो, पाउंड, येन। इंडिया के लिए ये सारी करेंसीज फॉरेन करेंसीज हैं। यूएसए के लिए ये सारी करेंसीज फॉरेन करेंसीज हैं। तो एक बार देख लीजिए, आपने नहीं लिखा तो लिख ले, मैं फिर पीछे चला गया। फॉरेन करेंसी। एक बच्चा कहता है सर ये मास्टर सिंबल्स नहीं लिखे जा रहे। कोई बात नहीं बेटे, मेरे से भी नहीं लिखे गए थे, अभी ऐसे लिख दीजिए। कई बार लाइन ऊपर नीचे डलेगी बेटे, मुझे भी पता है ऐसी डलेगी, घबराने की बात नहीं है। आप लिखिए तो सही।
अभी लिखिए तो सही, मैं आपकी हिम्मत बंधाऊंगा। आपसे तो फिर थोड़ा सा लिखा जा रहा है, मेरे से तो लिखा भी नहीं जाता था, क्योंकि जब मैंने सीए की थी, जब मैंने सीएस की थी, जब मैंने सीएमए किया था, यकीन मानिए ये कोर्स में नहीं होता था। तो मेरे सामने एक चैलेंज था कि भूपेश आनंद या तो इस टॉपिक को समझ ले या पढ़ाना छोड़ दे, और मैंने इस चैलेंज को स्वीकार किया। और मेरे घर वाले कहने लगे कि ये लड़का पागल हो गया है, दोबारा सीए कर रहा है क्या, दोबारा सीएस कर रहा है क्या, दोबारा सीएमए कर रहा है क्या। दोस्तों, इतने मोटे मोटे बिट्टू के रजिस्टर खरीदे और खुद प्रैक्टिस की और सिंबल्स की प्रैक्टिस की, और आज मेरी महारत फॉरेन एक्सचेंज, पोर्टफोलियो, कैपिटल बजटिंग, डेरिवेटिव्स जैसे टॉपिक्स में बहुत ज्यादा है। दोस्तों, मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं डूब चुका हूं इन टॉपिक्स के अंदर। तो कंसेप्ट नंबर 3 के बाद आप आगे लिखें कंसेप्ट नंबर 4, कंट्रीज एंड करेंसीज। कंट्रीज एंड करेंसीज, कंसेप्ट 4, कंट्रीज एंड करेंसीज। आप बता सकते हैं कि इस दुनिया में, मैंने अभी आपको पूरे अर्थ प्लैनेट का चित्र दिखाया, उस पूरे अर्थ प्लैनेट में कितनी कंट्रीज हैं और उन कंट्रीज में कितनी करेंसीज हैं? लगभग 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 250 कंट्रीज, 250, और उनमें 150 लगभग करेंसीज हैं मेरे बेटे। अब सवाल आता है कि 250 कंट्रीज हैं और 150 करेंसीज हैं, ऐसा क्यों? बेटे, कुछ कंट्रीज में डॉलर जैसी करेंसी ही बार बार प्रयोग होती है, यूएसडी ही यूज होता है, इसलिए लिखें। लेकिन मेरे बेटे, एक बेटे ने तो मुंह इतना पीला कर लिया, उसका चेहरा देखे तो पीला सा पड़ गया, जैसे पता नहीं क्या हो गया। बेटे, एक चीज मैं बता दूं, 250 करेंसी या 150 करेंसीज नहीं करनी, हाँ 250 कंट्रीज घूमनी है। आपको मैं 5-6 करेंसी बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है और जो आपको समझनी है। बस अगर आपने उन 5-6 करेंसीज में अपना हाथ सेट कर लिया तो दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं, कोई पेपर नहीं जो आप नहीं कर पाएंगे। तो लिखिए वो करेंसीज कौन सी हैं। अब इसमें क्या करना है, आपने टेबल तो यही बनाना है। नेम ऑफ कंट्री लिखिए पहला, नेम ऑफ करेंसी लिखिए दूसरा कॉलम, और तीसरा कॉलम है सिंबल का। तो सबसे पहले आप इस दुनिया की सबसे महंगी कॉस्टली करेंसी लिखेंगे, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। और बेटे, करेंसी में देख लीजिए, सिंबल में देख लीजिए क्या कर रहे हैं, जी बी पी, जी बी पी आप लिख रहे हैं जीबीपी। पहले 2 सिंबल्स उस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं और जो तीसरा सिंबल है वो उस करेंसी से बिलोंग कर रहा है। आप बात समझ रहे हैं? तो कभी लिखा हो जीबीपी तो समझ लाना, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, और उसका सिंबल बनाइए। अभी बनाइए, मैं समझाऊंगा। दूसरी लिखिए यूरोपियन का यूरो, 5-6 करेंसी तो ध्यान में रखनी है मेरे बेटे, यूरोपियन का यूरो। और आपको इन सभी देशों में घूमने भी तो जाना ना बेटे, घूमने भी तो जाना ना। यूरो यूरो यूरो, और इसका सिंबल बनाइए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेम ऑफ कंट्री है जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और नेम ऑफ करेंसी है यूएसडी, यूएसडी, यूएसडी। तो दोस्तों सिंबल है डॉलर, डॉलर, एस 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 डंडी, एस डंडी। नेम ऑफ कंट्री 4th लिख लीजिए, वैसे तो जरूरी है 4th जापान ही आएगी, लेकिन मैंने जैसे बताया कि हम 4-5 करेंसीज का ध्यान रखेंगे। जापान लिखिए, जापान में करेंसी का नाम लिखिए येन, और येन के साथ लिखिए सिंबल आपके सामने है। फिर बीच में हांगकांग नहीं लिखना, ब्राजील नहीं लिखना, चाइना नहीं लिखना, लेकिन मेरा देश इंडिया तो लिखना है। इंडिया लिखिए INR, INR। और दोस्तों देव लिपि से मेरा सिंबल लिया गया रुपी, रुपी का निशान बनाइए। चलिए, और करेंसी नहीं लिखनी दोस्तों। तो कंसेप्ट 5 में
हम इस पूरे चैप्टर का एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर करने जा रहे हैं और इस फ्लो चार्ट से मैं ये बताऊंगा कि ये चैप्टर आपके लिए क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, वो तो शायद मैं बता भी चुका हूं। इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे ये बताने जाऊंगा और फ्लो चार्ट कुछ इस तरह का होगा। आप लिखें फॉलोइंग इज द फ्लो चार्ट, फॉलोइंग इज द फ्लो चार्ट which explains the meaning of foreign exchange, foreign exchange risk and foreign exchange risk management. Following is the flow chart which explains the meaning of foreign exchange, comma, foreign exchange risk, comma, या एंड फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। बेटे आपने बड़े यूट्यूब के वीडियोस देखे होंगे, बड़े टीचर को देखा होगा, कोई इतने प्यार से इतने डांस कर करके कोई कराता है क्या? बेटे मुझे प्यार है ना, प्यार है, आपसे प्यार है मेरे बेटे। बेटे अपने रजिस्टर में खुला खुला बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड में एक सर्कल, एक रेक्टेंगल बनाकर ऊपर लिखना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अभी आप लिख लें, ठीक है बेटे। मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मैं फेमा की मदद लूंगा फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग समझाने के लिए, मैं फेमा की मदद लूंगा फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग समझाने के लिए। फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूड्स फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी होती है, फॉरेन डिपॉजिट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन बिल्स एंड फॉरेन बोरोइंग्स। बेटे फॉरेन एक्सचेंज में सब कुछ होता है जो फॉरेन करेंसीज में रिलेट किया जा सके। फॉरेन करेंसी, फॉरेन डिपॉजिट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन बिल्स, फॉरेन बोरोइंग्स। बेटे अभी ऑब्जेक्टिव नहीं लिखना, डायग्राम लंबा चल रहा है बेटे, आपको पता ही है हर चैप्टर में मैं सबसे पहले फ्लो चार्ट प्रिपेयर करता हूं और कुछ टीचर्स भी इस समय यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं बेटे, आप सब देखिए, टीचर्स भी देखिए, क्योंकि वो देखकर ही पढ़ाएंगे। दोस्तों मुझे कोई बात ऐसी है ही नहीं, गंगा का पानी कभी खत्म थोड़ी होता है बेटे, जितना सब लेते हैं लेते जाएं और बढ़ जाता है। मेरी भावना है कि वो टीचर्स भी देखें और अगर उनको इम्प्रूव होना तो हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज ये रही उनके सामने। मीनिंग ऑफ फॉरेन रिस्क, बेटे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं फॉरेक्स रिस्क। मीनिंग ऑफ फॉरेक्स रिस्क शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बेटे, द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, द पॉसिबिलिटी ऑफ, लिख लें आप पहले। तीसरा ब्लॉक बनाकर लिखें ऊपर, मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, उसको लिखें। बेटे ये ऐसे है जैसे मैं आपको बताऊं, ऐसे ब्लॉक बना रहे हैं मेरे बेटे, जैसे आपने दुनिया का मैंने आपके सामने रखा, यहां पर आपने लिखा मीनिंग या फ्लो चार्ट ऑफ मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। यहां पर आप लिख रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहां लिखा आपने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, मतलब आपने ब्लॉक बनाना और उसके बीच में लिखना है मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फिर बेटे तीसरा ब्लॉक बना रहे हैं, यहां लिखा आपने या भी लिखेंगे मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। और ये धीरे धीरे आगे चलता जा रहा है ब्लॉक। फिर मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिखूंगा, फिर उसके बाद नीचे 4 टेक्निक्स होंगी। तो बेटे इस तरह से प्रिपेयर करना है, अपने हाथ से प्रिपेयर करना है मेरे बेटे, अपने हाथ से प्रिपेयर करना है। इस बात को आप समझ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अपने हाथ से प्रिपेयर करना है मेरे बेटे। चलिए, मीनिंग ऑफ
फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, बड़ी मेहनत की है बेटे इन स्लाइड्स को, इन कंसेप्ट्स को, इन क्वेश्चन को इकट्ठा करने में। मैनेजमेंट का मतलब आप खुद समझते हैं। अगर मैं आपसे खाली मैनेजमेंट पूछूं तो मैनेजमेंट का मतलब होता है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करने का नाम ही फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है। बेटे आपने मैनेजमेंट नॉर्मल पढ़ा है, मैं बस उसमें आगे फॉरेक्स मैनेजमेंट ऐड कर रहा हूं। मैनेजमेंट तो बड़ी तरह की होती है बेटे, होटल मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट। आपने वो मूवी देखी गरम मसाला, गरम मसाला, उसमें किस तरह से अक्षय एयर होस्टेसेस को मैनेज करता है। ठीक है जी, चलिए 3 क्वेश्चंस लिखेंगे नीचे, जैसे मैंने अभी कहा आई विल आंसर दीज 3 क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फॉरेक्स अरिथमेटिक। आप समझ लीजिए मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं कराया और शायद आज की क्लास में कराऊं भी ना। बेटे मेरा अंदर से भाव है कि आपको लॉजिक समझ आए। लिखिए लिखिए, व्हाट इज फॉरेक्स अरिथमेटिक, पहला क्वेश्चन। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कितनी तरह के होते हैं। हाउ टू मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं। अब ये 3 क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए, इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए मैं आपके सामने 3 स्टेप्स लिखूंगा, 3 लिख रहा हूं। आप लिखिए स्टेप नंबर 1, मतलब ये तीनों क्वेश्चंस थे, उसके नीचे एरो जा रहा है। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। पहले स्टेप 1 में लिखिए जी फॉरेक्स अरिथमेटिक क्या होती है, हम ये बताएंगे। फॉरेक्स अरिथमेटिक में मैंने 10-12 चीजें बतानी है, सारी तो नहीं लिख सकता। आप खाली एक नाम लिख लें, HC होम करेंसी, FC फॉरेन करेंसी, DQ डायरेक्ट कोट। एक बच्चा मुझसे पूछने लगा कि क्या फुल फॉर्म लिखनी है, मैं थप्पड़ मारूंगा। आप फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी आप शॉर्ट फॉर्म लिखें, फुल फॉर्म में बता दूंगा। DQ, IDQ इनडायरेक्ट कोट। ऐसी बेटे 10-12 चीजें जो अरिथमेटिक में करेंगे। जैसे आप अभी अरिथमेटिक के नीचे लिखिए बैंक रेट करेंगे बेटे, स्पॉट रेट, SR, फॉरवर्ड रेट करेंगे बेटे, थ्योरीज ऑफ ट्रेड भी करेंगे बेटे, डिस्काउंट की बातें करेंगे बेटे, आर्बिट्रेज की बातें करेंगे। तो बेटे छोटी छोटी बातें हैं, आप समझ लीजिए। अरिथमेटिक जो आप लिख रहे हैं, फॉरेक्स अरिथमेटिक स्टेप नंबर 1 में आप होम करेंसी लिख चुके हैं, डायरेक्ट कोटेशन लिख चुके हैं, बैंक रेट लिखिए, स्पॉट रेट लिखिए, थ्योरीज ऑफ ट्रेड लिखिए, प्रीमियम डिस्काउंट लिखिए, आर्बिट्रेज लिखिए। इसके अलावा भी एक बात होगी, वो मैं बता दूंगा। स्टेप नंबर 1 के बाद हम लेंगे स्टेप नंबर 2। लिखिए जी स्टेप नंबर 2। बेटे स्टेप नंबर 2 में लिखा हुआ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। और बेटे 4 तरह के रिस्क लिखने हैं। एक होता है बेटे ट्रांजैक्शन रिस्क, एक होता है ट्रांसलेशन, बताऊंगा ट्रांसलेशन रिस्क, थर्ड होता है इकोनॉमिकल रिस्क, और बेटे फोर्थ होता है पॉलिटिकल रिस्क। आप जब भी फॉरेन एक्सचेंज में डील करेंगे, जैसे इन्फोसिस डील करती है, इन्फोसिस का नाम सुना है, विप्रो, TCS, ये सभी कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती हैं फॉरेन कंट्रीज के लिए, और इनको फॉरेन करेंसी मिलती है बेटे। एक्सपोर्टर इंपोर्टर की बातें करूंगा। तो आप 4 रिस्क लिख लीजिए, एक ट्रांजैक्शन रिस्क,
एक ट्रांसलेशन रिस्क, उसके नीचे इकोनॉमिकल रिस्क, एक पॉलिटिकल रिस्क। और बेटे स्टेप 3 में आ जाइए, मतलब सबसे पहले आपको स्टेप 1 पता होना चाहिए। एक बच्चा कह रहा है कि ये मास्टर थ्योरी बताता जाएगा, प्रैक्टिकल भी बताएगा। बेटे आज मैं पूरा थ्योरी बताऊंगा, शायद एक आध क्वेश्चन आखिरी में कर भी पाऊं, लेकिन एक चीज बता दूं, आज की क्लास अगर आपने ध्यान से अटेंड कर ली तो आपका बेस, एक नींव बन जाएगी आने वाली क्लासेस में। भले वहां पे नए कंसेप्ट होंगे, लेकिन एक बेसिक आपके हाथ में होगा। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट तीसरा स्टेप है, और उसमें 2 टूल्स करेंगे। एक का नाम है इंटरनल हेजिंग टूल्स, और दूसरे का नाम है एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स। इंटरनल हेजिंग टूल्स, एक्सटर्नल हेजिंग टूल्स। हेज करना मतलब अपने आप को बचाना, रिस्क को कवर करना, बेटे उसको बोलते हैं हेज। ठीक है जी, लिख लिया। अब आप ये बताइए, जब आप ये सब काम करेंगे तो यहां पर देखिए मैंने लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। ब्लॉक बनाइए, अभी मैं लिखवाऊंगा, इसी ब्लॉक में लिखना है ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है जी, आइए आइए मैं इस बात को लिखवा दूं कि ऑब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे। वैसे ऑब्जेक्टिव यहां पर लिख रहे हैं आप, जैसे आपने चित्र बनाया, ऑब्जेक्टिव यहां लिख रहे हैं, आप बना चुके होंगे। कहते हैं बेटे करने से ज्यादा समझ आता है, आप प्लीज साथ साथ जरूर करें। ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। मैं आपसे एक बात शेयर करूंगा कि आप एक अच्छी मूवी देखकर आते हैं, एक अच्छी सी मूवी देखते हैं, आपको उसमें हीरोइन बहुत अच्छी लगती है, हीरोइन की ड्रेस भी बहुत अच्छी लगती है। आप बताइए, आप रामलाल हैं और आप अपने दोस्तों से क्या उस मूवी के बारे में शेयर करते हैं या नहीं करते? जबकि आपसे वो दोस्त पूछ नहीं रहे, लेकिन बेटे एक इंसान की खासियत होती है, अगर उसको अंदर खुशी है तो बेटे वो जितनी बांटता है ना खुशी, जितनी खुशी बांटेगा ना बेटे, जितनी खुशी बांटेगा ना बेटे, उतनी खुशी बेटे बढ़ जाएगी, बेटे उतनी खुशी बढ़ जाएगी। आपको याद है जब आपका पास हुए थे आप, और आपने से कोई पूछ नहीं भी रहा था, फिर भी आपने सबको कहा मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। तो बेटे वो आप बताकर खुशी को बढ़ा रहे थे। और बेटा जब इंसान दुखी होता है ना, जब दुखी होता है ना, तब भी वो शेयर जरूर करता है। कहते हैं दुख बांटने से कम होता है। एक बच्चा कहने लगा ये ऑब्जेक्टिव बता रहा था मास्टर, ये कहाँ चला गया? बेटे इसका अभी रिलेशनशिप है ना, अभी बताऊंगा ना आपको रिलेशनशिप मेरे बेटे। मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर एक कंपनी के अंदर, अगर एक कंपनी में फॉरेन एक्सचेंज अच्छी तरह से यूज हो रही है तो बताइए प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे। बिल्कुल सही बात है, प्रॉफिट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे बेटे, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। और बेटे अगर एक कंपनी में प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो आप बताइए उस कंपनी की ईपीएस भी बढ़ेगी, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगी बेटे, बिल्कुल बढ़ेगी। बेटे ईपीएस मुझे पता है आपके मन में आ रहा है कि 2 प्रकार की होती है, एक बेसिक ईपीएस और एक बेटे डिल्यूटेड ईपीएस। मुझे पता है आपके मन में ये बातें आ रही हैं, मुझे मालूम है, लेकिन अभी आप ईपीएस मानिए। आप बताइए जब आप इस कंपनी के शेयर होल्डर होंगे और आपकी कंपनी की ईपीएस बढ़ेगी, मान लेते हैं आप इन्फोसिस के शेयर होल्डर हैं या आप टीसीएस के शेयर होल्डर हैं, और उस कंपनी में फॉरेन एक्सचेंज अच्छी तरह से मैनेज हुई है, उस कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़े, ईपीएस भी बढ़ी है, आपको खुशी है। आप बताइए वो खुशी क्या आप लोगों से शेयर करेंगे या नहीं करेंगे? बेटे बिल्कुल करेंगे। अब बताइए अगर आप वो खुशी अपने दूसरे लोगों से शेयर करेंगे तो वो लोग भी जब उनका मन करेगा, आप नहीं कहेंगे, फिर भी जब उनका मन करेगा शेयर्स खरीदने को, क्या वो इस कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदेंगे बेटे। आप जिसको कहते हैं ना कि ये मूवी अच्छी है,
आप उसको कहते नहीं देखने जा, लेकिन उसके माइंड में आपने एक प्रतिबिंब बना दिया। जब उसको मौका लगेगा, और उसको मौका लगेगा जब मूवी देखने का, तो वो मूवी वही देखेगा जिसके बारे में उसने सुना है। दोस्तों इसी तरह से ये लोग उस कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे। अच्छा, जब कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे तो मुझे बताइए, उस कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। इकोनॉमिक्स का रूल है, आप किसी चीज को ज्यादा खरीदते हैं तो अल्टीमेटली उसकी डिमांड बढ़ती है। और दोस्तों, डिमांड जब इंक्रीज होती है और सप्लाई उतनी ही रहती है, तो मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ जाता है। और जब मार्केट प्राइस पर शेयर बढ़ता है तो एक आम शेयर होल्डर, अमेरिका में आम शेयर होल्डर को कॉमन शेयर होल्डर बोला गया है, उसकी वेल्थ बढ़ती है। तो दोस्तों, हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है जो आपने वहां पर ब्लॉक में लिखना है। आपने जो ब्लॉक में लिखना है वो एक ही ऑब्जेक्टिव है, उसको लिखिएगा, उसको लिखिएगा। मैं वही बताने जा रहा हूं, आप उसको लिखिएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, लिखिए जी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। बहुत बढ़िया। तो आइए, वेल्थ का एक फॉर्मूला लिख दीजिए, वेल्थ का एक फॉर्मूला लिख दीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एमपीएस, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर। तो वेल्थ इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एमपीएस। तो दोस्तों, ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज का ऑब्जेक्टिव है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। तो दोस्तों, कंसेप्ट 5 तक आप लिख चुके हैं। मैं बस चाहता हूं एक आध कंसेप्ट और लिख लें जिससे कि हम आगे चलें। कंसेप्ट 6, एक्सचेंज रेट। और दोस्तों, यही कंसेप्ट मैंने बुक में दिए हुए हैं, बुक में भी इसी नंबरिंग के हिसाब से कंसेप्ट लिखे हुए हैं। तो कंसेप्ट नंबर 6, एक्सचेंज रेट। कंसेप्ट नंबर 6, एक्सचेंज रेट। Exchange rate is the rate at which one currency is exchanged। जैसे आपको प्याज खरीदने, आलू खरीदने, सोना खरीदना है, आप सोना खरीदते हैं, पैसे देते हैं। 10 ग्राम सोना खरीदा, 30,000 रुपए दिए, तो मैं कहूंगा 30,000 रुपए और 10 ग्राम सोना, ये इनके बीच में एक्सचेंज रेट है। इसका मतलब 1 ग्राम, सुनिएगा, 1 ग्राम 3,000 रुपए का है, 10 ग्राम 30,000 रुपए के हैं। तो यही तो एक्सचेंज रेट है। जिस रेट में हम दो चीजों को खरीदते हैं और बेचते हैं, उसी को तो कहते हैं एक्सचेंज रेट, उसी को तो कहते हैं एक्सचेंज रेट। आइए कंसेप्ट नंबर 7, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, पहले लिख लें, फिर मैं आपको बताऊंगा और इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन भी हम करना शुरू करेंगे। कंसेप्ट नंबर 7, बेस करेंसी एंड कोट करेंसी। आप जितने मर्जी वीडियोस देख लीजिएगा यूट्यूब के, कोई भी बेस करेंसी और कोट करेंसी का कंसेप्ट नहीं बताता मेरे बेटे, और दुनिया यही से शुरू होती है। लिखिए तो सही, लिखिए तो सही। कोट को अंडरलाइन कर दीजिएगा, बेस को अंडरलाइन कर दीजिएगा। The currency which is unit currency, that is fixed currency, is named as base currency। अंडरलाइन कर दीजिएगा, अभी समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, टेंशन देने का। आइए मेहरबान कदरदान, आज हम फॉरेन एक्सचेंज की बेसिक नॉलेज को सीख रहे हैं। आइए आइए
मैंने आपको समझाने के लिए अभी लिखा है, कभी समझाया कुछ नहीं है, समझाऊंगा, ठंड रखिएगा। $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज। अब रुपी का मैंने सिंबल बनाना था, गलती से उस पीपीटी वाले ने ठीक नहीं बनाया, कोई टेंशन नहीं है। और यूएसडी भी, यूएसडी भी कैपिटल होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं, आप खाली लिखिए ना। आप खाली लिखिए ना, आप खाली लिखिए ना, ठीक है जी। आइए मेहरबान कदरदान, अब बेटे मैंने एक बात ये बतानी है कि अभी क्या आपने यहां तक लिख लिया हो, तो मैं थोड़ी सी बात ये बताऊंगा, और क्योंकि ये बात बड़ी कीमती है, इसलिए मैं हमेशा, पता है बेटे, मैं एक बात बता दूं कि मैं, ठीक है बेटे, अब सुनिएगा, बस क्लास का आखिरी ही पहर चल रहा है। मैंने ये बताने की कोशिश की है बेटे आपको सभी को कि एक्सचेंज रेट जो हम करने वाले हैं, एक्सचेंज रेट जो हम करेंगे, एक्सचेंज रेट जो हम करेंगे, एक मिनट बेटा जरा थोड़ा सा कहीं पे दुनिया की फोटो आ गई मेरे बेटे, दुनिया की फोटो आ गई मेरे बेटे। कंसेप्ट नंबर 6 को ध्यान रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। कंसेप्ट नंबर 6 में लिखा हुआ है एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट। बेटे इसका अगर मैं हिंदी अनुवाद पूछूं तो मैं ये कहूंगा, जब एक चीज, एक चीज, एक चीज दूसरी किसी चीज से, दूसरी किसी चीज से अदला बदली की जाए, तो किस भाव से की जाए, किस रेट से की जाए, उस अदला बदली के भाव का ही तो नाम है एक्सचेंज रेट। जैसे आप प्याज खरीदते हैं 50 रुपए का 1 किलो, आप प्याज खरीदते हैं 50 रुपए का 1 किलो, तो बेटे 1 किलो इज इक्वल टू 50 रुपीज। बेटे ये ओनियन का एक्सचेंज रेट ही तो है, ये ओनियन का एक्सचेंज रेट ही तो है। जैसे आप टमाटर खरीदते हैं, एक बच्चा कहता है जी हम नहीं खरीदते, कोई बात नहीं बेटे, वो दिन भी आएंगे जब आप थैला लेकर अपने घर से जाएंगे और आपको राम प्यारी घुसने नहीं देगी जब तक टमाटर प्याज और सब्जियां उस थैले में भर के नहीं लेकर आओगे। बेटे सारे काम करने, सारे करने भी पड़ेंगे बेटे, भगवान कृष्ण ने भी कहा कि सारे काम करने बेटे, लेकिन लिमिट में रहकर, लिमिट में रहकर। बिल्कुल इसी तरह से मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप जब दो चीजों को बदलते हैं, जैसे अब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं कि आपको आज के बाद 3-4 करेंसीज का ध्यान रखना है। एक तो पाउंड का ध्यान रखना है, पाउंड का सिंबल नहीं बनेगा, बन जाएगा धीरे धीरे, कोई टेंशन की बात नहीं है। GBP। एक यूरो का ध्यान रखना है, ठीक है जी, एक यूएसडी का ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब देखिए ये जो पहले दो वर्ड हैं ये उस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, और उसके बाद जो भी कुछ है ये उस करेंसी से बिलोंग कर रहा है। 3 सिंबल ये याद रखने हैं। उसके बाद आपने मान लेते हैं पहला नंबर इसका है, सबसे महंगी करेंसी है, मान आपको पता है 1 पाउंड 90 रुपए के बराबर है, हम मानते हैं, मान रहे हैं, एक सेकंड में हाइपोथेटिकली सोच रहा हूं, 1 यूरो 80 रुपए के बराबर है, $1 70 रुपए के बराबर है। ऐसा है नहीं, मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं, लेकिन हाँ ये बात पक्की है कि पाउंड सबसे महंगा है, यूरो उससे सस्ता है, डॉलर उससे नीचे है, और 8वां 9वां नंबर मैं कहता हूं जी मेरे रुपी का है, मेरा भारत महान, रुपी, 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 और 10वां नंबर है येन का। बस दोस्तों 5 करेंसीज अगर आप याद कर लेंगे ना, और एक नियम याद रख लेंगे कि पहले 2 वर्ड्स उस कंट्री से बिलोंग करते हैं और थर्ड वर्ड उस करेंसी से बिलोंग करता है, तो मैं ये समझता हूं, मैं ये समझता हूं कि आप इस दुनिया के सभी क्वेश्चंस कर डालेंगे। और 5 सिंबल्स ध्यान में रखने हैं जी, मैं रिपीट करके बनाता हूं, देखिए, पाउंड, यूरो, डॉलर, रुपी, येन। अब आपको मालूम है कि इस दुनिया में जो रूल कर रहा है ना इस समय, डॉलर कर रहा है,
आपको पता है जब ये दुनिया बनी थी तो सबसे पहले ग्रोथ कहाँ आई थी? यूरोप में आई थी, और यूरोप के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ग्रोथ आई और अभी भी चल रही है। और उसके बाद कहते हैं कि 4 कंट्रीज ग्रो करेंगी जिनका नाम है ब्रिक, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, और कर भी रही है। तो मैं आपसे कह रहा हूं इस समय यूएसए का बोलबाला है जी पूरी दुनिया में। आपको ऑयल खरीदना है, आपको चॉकलेट्स खरीदनी है, आपको कुछ भी खरीदना है, आपको सोना खरीदना है, आपको ऑस्ट्रेलिया की मसाजिश करानी है, इस दुनिया में कुछ भी करना है, यकीन मानिए आपको डॉलर से ही एक्सचेंज रेट पता होना चाहिए, डॉलर से ही एक्सचेंज कैलकुलेट करेंगे। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि $1 का जब मैं रेट लिखता हूं 60 रुपीज, तो दिस इज द एक्सचेंज रेट बिटवीन, दिस इज द एक्सचेंज रेट बिटवीन, ये किस किस के बीच में एक्सचेंज रेट है? यूएसडी एंड रूपी, एक्सचेंज रेट बिटवीन यूएसडी एंड रूपी, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ डॉलर और रूपी के बीच में एक्सचेंज रेट है मेरे बेटे। अब इस किसी भी एक्सचेंज रेट में एक करेंसी जो होती है बेटे उसको बोलते हैं बेस करेंसी, इस बात को सुनना है ध्यान से। और बेटे एक करेंसी होती है कोट करेंसी, जैसे जैसे खिलता हुआ गुलाब। आपने वो मूवी देखी थी 1942 अ लव स्टोरी, उसमें गाना था जो मुझे अभी ध्यान में आ रहा है, एक लड़के ने एक लड़की को देखा तो कैसा लगा। वो लड़का रिप्रेजेंट कर रहा है एक लड़की को देखकर, जैसे सर्दी की धूप, जैसे गर्मी का एसी, जैसे खिलता हुआ गुलाब। ये कौन कह रहा है? लड़का कह रहा है। मैं आपसे यही बात कह रहा हूं कि जब आप किसी भी एक्सचेंज रेट को देखेंगे, किसी भी एक्सचेंज रेट को देखेंगे तो उसमें एक करेंसी फिक्स्ड होगी और दूसरी करेंसी वेरिएबल होगी। ये करेंसी फिक्स्ड है और ये करेंसी वेरिएबल है। अब फिक्स्ड की जगह आप उसका नाम बेस भी लिख सकते हैं और वेरिएबल की जगह आप उसका नाम कोट करेंसी भी लिख सकते हैं। फिक्स्ड बेस, बेस को आप यूनिट करेंसी भी कह सकते हैं। तो बात समझ लीजिएगा, इन दिस exchange, in this exchange rate quotation, in this exchange rate quotation, इस exchange rate quotation में USD is base currency and rupee is variable और कोट करेंसी, एंड रूपी इज वेरिएबल और कोट करेंसी, वेरिएबल और कोट करेंसी। तो आपको किसी भी कोटेशन में यह जरूर चेक करना है कि उसमें बेस क्या है और कोट क्या है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं एक क्वेश्चन तो जरूर कराना चाहूंगा दोस्तों आपको, और उसके बाद अगली लेक्चर में हम और भी डिस्कस करेंगे। आप क्या करें, फर्स्ट क्वेश्चन मैं पेज नंबर बता रहा हूं, आप बुक को खोल लें। वैसे बुक तो आपने खोली हुई है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में मैं चाहता हूं पहला क्वेश्चन ही खोल लें, पेज नंबर 371। आज थ्योरी ज्यादा हो गई, कोई बात नहीं बेटे, जरूरी थी ना मेरे बेटे, जरूरी थी ना मेरे बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 में आज एक क्वेश्चन तो जरूर कराऊंगा, पेज 371। बेटे मैंने ऊपर लिखा हुआ है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, और बेटे नीचे लिखा है फॉरेक्स अरिथमेटिक, फॉरेक्स अरिथमेटिक। बेटे हम जो भी कर रहे हैं वो अरिथमेटिकली कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप नीचे देख लीजिए, सीए में आ चुका, सीएस में आ चुका, सीएमए में आ चुका, और सीएमए का पेपर में भी आ चुका, और मैंने नीचे आंसर्स भी लिखे हैं। लेकिन आप ईमानदारी से क्वेश्चन को पढ़ें।
द फॉलोइंग स्पॉट रेट्स, अंडरलाइन कर दीजिए स्पॉट रेट्स। अभी वैसे मैंने बताया नहीं स्पॉट रेट्स क्या होते हैं, बताऊंगा, ठंड रखिए, लेक्चर नंबर नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी लेक्चर 1A है, 1.5 घंटे का लेक्चर 1A है, उसके बाद लेक्चर 1B होगा, मैं लेक्चर 1B में बताऊंगा, मैं लेक्चर 1B में बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉट रेट। अभी ठंड रखिए ना बेटे, अभी तो लेक्चर जो आप, ठीक है। द फॉलोइंग स्पॉट रेट्स आर ऑब्जर्व्ड इन फॉरेन करेंसी मार्केट, ठीक है जी। नीचे देखिए लिखा हुआ है, एक लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है करेंसी और राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है रेट पर यूएस डॉलर। बेटे ये पर लिखा है, पर का मतलब बेटे एक होता है, हद कर दी, पर का मतलब एक, इसका मतलब ये हुआ $1 में 0.62 पाउंड्स आते हैं, इसका मतलब ये हुआ $1 इज इक्वल टू 0.62 पाउंड्स। मैं पहले पढ़ना सीख रहा हूं बेटे। फिर लिखा हुआ है नीदरलैंड गिल्डर्स 01.90। बेटे मैंने तो करेंसी का आपको सिंबल भी नहीं बताया। वैसे एक बात मैं बता दूं, ऐसी 6-7 कंट्रीज हैं जिसका सिंबल है, बाकी तो कंट्रीज का सिंबल भी नहीं है। तो जिसका सिंबल ना हो आप NEG लिख सकते हैं, पहले 2 अल्फाबेट कंट्री से और ये वाला अल्फाबेट करेंसी से। तो इसका मतलब आज के बाद घबराना ही नहीं है। $1 इज इक्वल टू 01.90 नीदरलैंड गिल्डर्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब तीसरा है स्वीडन क्रोना, मैं तो कहता हूं कंट्री भी ना पता घबराना नहीं है। $1 इज इक्वल टू 06.40 स्वीडन क्रोना, SWK। $1 इज इक्वल टू 06.40 स्वीडन क्रोना। ऐसे ही आप आगे लिख सकते हैं, मैं पहले एक पार्ट करके दिखाऊंगा। अब एक बच्चा कह रहा है ये पर कहां से लिखा है, $1 कहां से लिखा है, मैं थप्पड़ मारूंगा, पागल बनाया हुआ है। मैंने कहा पर का मतलब 1 होता है ना बेटे, 1 होता है ना, तो पर से वहां से पता चला ना $1 इतने नीदरलैंड के बराबर है, $1 इतने कोरोना के बराबर है, $1 इतने इसके बराबर है। तो बेटा हर किसी में $1 आएगा। आप समझ आई? फर्स्ट पार्ट है कंप्यूट द फॉलोइंग यूके पाउंड्स दैट कैन बी एक्वायर्ड फॉर $1000। फर्स्ट पार्ट को देखें, वो कह रहा है जी अगर आपके पास 1000, अगर आपके पास $1000 हो तो ये बताओ इसके पाउंड्स कितने ले सकते हैं। $1000 हो तो इसके पाउंड्स कितने ले सकते हैं। बेटे इसके लिए आपको डॉलर का और पाउंड का एक्सचेंज रेट तो पता ही होना चाहिए। तो बेटे मैं ए पार्ट करके दिखा रहा हूं। $1 इज इक्वल टू 00.62 पाउंड्स। बेटे आपने तीसरी चौथी क्लास में क्रॉस मल्टीप्लाई सीखा था, मुझे याद है। बेटे मुझे याद है गधे के नीचे गधे लिखते हैं, घोड़ों के नीचे घोड़े लिखते हैं और फिर गुणा कर देते हैं, फिर गुणा कर देते हैं। मैं कहता हूं जी $1 में इतने पाउंड्स आएंगे, तो $1000 में कितने पाउंड्स आएंगे। तो मैं लिख रहा हूं जी 1000 इंटू 00.62 पाउंड्स। बेटे कैलकुलेटर निकाल लो ना बेटे, अपॉन $1। बेटे ये तो कट गया, डॉलर कट गया, तो बेटे ये आ गया 620 पाउंड आ गए मेरे बेटे। 620 पाउंड्स, 620 पाउंड्स। इसका मतलब अगर आपके पास $1000 होंगे तो 620 पाउंड्स आ सकते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया। मैं एक पार्ट और करके दिखाऊंगा, बाकी पार्ट आपने करने हैं, अभी करने हैं बेटे मेरे सामने। लिख लीजिए बी पार्ट।
डॉलर दैट 50 गिल्डर्स विल बाय। वो कहता है जी अगर आपके पास 50 डच गिल्डर्स, डच और नीदरलैंड, और बेटा ये छोटी छोटी कंट्रीज हैं यूनाइटेड किंगडम की, डेनमार्क, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड नहीं कह रहा, नीदरलैंड, फिनलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, ये बेटे ये छोटी छोटी कंट्रीज है यूके की, वहां पे नीदरलैंड और डेनमार्क का करेंसी सेम ही है, इसलिए घबराना नहीं है। 50 डच गिल्डर्स अगर आपके पास हैं तो इसके डॉलर्स देखने, इसका मतलब मुझे मेरे पास डॉलर और गिल्डर का रेट तो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, तो मैं देख रहा हूं $1 इज इक्वल टू 01.90। नीदरलैंड गिल्डर्स लिख लीजिए या डच गिल्डर्स लिख लीजिए, बात एक ही है। गधों के नीचे गधे, घोड़ों के नीचे घोड़े। अब देखिए आपके पास 50 डच गिल्डर्स हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 50 इंटू 1/01.90, 50 डच गिल्डर्स इंटू $1 अपॉन डच गिल्डर्स। अब देखिए ये डच गिल्डर कट गया, 50 अपॉन 01.26.31 डॉलर्स, 26.31 यही आंसर लिखा बेटा मैंने, 26.32 लिखा लेकिन ठीक है, 26.31 लिख लें या 32 लिख लें, डॉलर्स होगा। अब आप थर्ड पार्ट करके दिखाइए। स्वीडिश क्रोना दैट कैन बी एक्वायर्ड फॉर $40। ठीक है जी, आइए $40 में कितने स्विट्जरलैंड के क्रोना आएंगे। तो आपको रेट पता होना चाहिए, $1 में 06.40 स्विट्जरलैंड क्रोना आएंगे, तो गधों के नीचे गधे। अब बेटा एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आपने लाइफ में पहली बार फॉरेन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो सारी करेंसीज मुंह से बोलनी है और बेटे लिख लिख के करना है। बेटे 4-5 लेक्चर्स जब तक ये चलेंगे, आपने खाली खाली फॉरेक्स के बारे में सोचना है। और बेटे कोई आपसे पूछे या ना पूछे, बेटे फॉरेक्स लोगों को पढ़ाना है। आज से ही ये आप पढ़ाना शुरू कर दें नॉलेज, आप यकीन मानिए आपका फॉरेन एक्सचेंज पक्का हो जाएगा, आपका फॉरेन एक्सचेंज पक्का हो जाएगा। आप उसको बिठाइए, उसको समझाइए, इसका मतलब कुछ दिनों तक ईट फॉरेक्स, ड्रिंक फॉरेक्स, स्लीप विद फॉरेक्स। बेटे बस अगर इतना कर दिया, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। बेटे बस एक बार लगन लगानी है फॉरेन एक्सचेंज की। आपने जब वो लगन लगा ली ना फॉरेन एक्सचेंज की, तो यकीन मानिए कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको पीछे हरा दे। आइए हम शुरू करें। बेटे डॉलर डॉलर कट गया, बेटे 40 इंटू 6.40 स्विट्जरलैंड क्रोना, बेटे आंसर निकाल लो। 40, ये बेटे 256 आ गया, यही आंसर है, 256 स्विट्जरलैंड क्रोना, 256 स्विट्जरलैंड क्रोना। बेटे इसी तरह से डी पार्ट करिए। बेटे मैं रुक रहा हूं 1 मिनट के लिए, आपको कसम होगी अगर आपने ना किया तो। देखिए भले आप मेरे से दूर हैं, लेकिन मैंने कसम चढ़ा दी, और कसम मैंने अभी उतारी नहीं है, चढ़ी हुई है, करके दिखाइए। डी पार्ट मतलब 4th 5th और 6th करिए बेटे, आंसर सबके नीचे लिखे हैं मेरे बच्चे, करके दिखाओ मेरे बेटे, कसम होगी। स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमेशा मेरी बुक से ही सीएमए, सीएस में और सीएमए में क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं कि मैं खुद ही बना रहा हूं,
बेटे मैंने कवरेज ऐसी की है कि इसके बाहर कुछ बनता ही नहीं है, इसके बाहर आ ही नहीं सकता बेटे। इसलिए आप ये बुक जरूर परचेज कर लें और इस बुक में सारे कंसेप्ट देख लें। आइए जल्दी से डी पार्ट करके दिखाइए। मुझे उम्मीद है कि आपने कर रहे हैं, भले नहीं हो रहा लेकिन आप कोशिश करेंगे। कहते हैं जो कोशिश करते हैं उनकी हार नहीं होती। जहां 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 पर आपका मन है, आप समझ लीजिए जहां चाहा वहां रहा। अगर आपकी चाहत है किसी चीज को पाने की, 101% आपको राह मिलेगी। अगर राह नहीं मिल रही तो इसका मतलब आप 100% उसकी चाहत नहीं रखते। दोस्तों याद रखिएगा इस नियम को। तो मुझे उम्मीद है कि आपने डी ई एफ मतलब फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पार्ट कर लिए होंगे। आंसर्स मैंने नीचे दिए हुए हैं, आंसर्स मैंने नीचे दिए हुए हैं। दोस्तों ये जो लेक्चर है समझ लीजिए ये फर्स्ट लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉरेन एक्सचेंज 1A लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस लेक्चर को शेयर करें, यूट्यूब में देखें और यूट्यूब के सारे वीडियोस देख लें। दावा इस बात का है कि जिस तरह से मैंने प्रेजेंटेशन दी है, जो मैंने पीपीटीज दी हैं, आप कंपेयर कर लीजिएगा। और अगर आपको लगे कि ऐसा नहीं है तो आप ये डायरेक्टली शेयर कीजिए। कहते हैं भला करने से भला होता है। अगर आपको एक चीज अच्छी लग रही है तो बेटे दूसरों का भी तो भला हो, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज एक ऐसा चैप्टर है जिसका सब में नंबर कम आते हैं, क्योंकि बाकी टीचर्स को पता ही नहीं है, कम पता है। 91 कंसेप्ट क्या हो तो 11 कंसेप्ट भी नहीं कराते मेरे बेटे। तो मेरी इच्छा है कि आप सबका भला हो। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको होमवर्क जरूर दूंगा और आप नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले अगर आज कैलकुलेटर नहीं लाए तो लेकर आना बेटे। कैलकुलेटर के बिना ये चैप्टर होगा नहीं। इस पार्ट का नाम ही है फॉरेक्स अरिथमेटिक। फॉरेक्स अरिथमेटिक बेटे मैथ्स बिना कैलकुलेटर के कैसे होगा। तो एक बात का ध्यान रखिए, आप सभी ने कैलकुलेटर लेकर आना है, बुक लेकर आनी है, पेन अपना ही लाना है, बेटे रजिस्टर भी तो लाना है मोटे वाला, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक दो रजिस्टर में ही सारी एफएम आपकी कवर्ड हो जाए, क्योंकि इसमें हमने 70-80 क्वेश्चन कर डालने हैं और आपको होमवर्क भी बहुत सारा देना है। तो लिखिए जी, होमवर्क लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन एक बार दोबारा करना है और फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी कंसेप्ट का मेरे बेटे, कंसेप्ट नंबर 1 to 8 का ही है बेटे। बस ये 2 क्वेश्चंस करके आए। मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। आप सबने ये लेक्चर देखा, भगवान करे कि आपका फायदा हो और मेरी मेहनत कामयाब हो। बी हैप्पी, बी जॉली एंड बी चेयरफुल। बी चेयरफुल। मिलते हैं दोस्तों।